हम फेज़र डायग्राम के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस याद रखने के तरीके प्लस कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर आ जाएं तो कैसे करें, वो इस लेक्चर का पर्पस है। मैंने पाथफाइंडर का एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 41 पेज 15.13। क्वेश्चन पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। उस बेसिकली क्वेश्चन में ये है, मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमारी जो ट्यूबलाइट होती है, नॉर्मल ट्यूबलाइट, उसमें एक चोक कॉयल होती है। सो अगर हमारी ट्यूबलाइट सपोज़ हम मान लें कि एक सर्किट में रेजिस्टेंस है और हमारी एक चोक कॉयल होती है, वो सीरीज़ में है ट्यूबलाइट के साथ। सो रेजिस्टेंस ना लगा के हम चोक कॉयल इसलिए लगाते हैं सो दैट आप करंट ड्रॉप भी कर सकें और विदाउट लॉस ऑफ पावर। इसलिए चोक कॉयल लगाते हैं क्योंकि एसी करंट है। डीसी करंट में तो चोक कॉयल नहीं लगाएंगे, सो एसी करंट में इसलिए चोक कॉयल लगाई जाती है। बाकी भी उसका पर्पज़ है, वो उसमें नहीं जाएंगे। सो रेजिस्टेंस और इंडक्टर ये सीरीज़ में होगा। ये हमारी हो गई ट्यूबलाइट। अगर हम ट्यूबलाइट असेंबली बोलेंगे तो दोनों को मिला के बोलेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब इस ट्यूबलाइट असेंबली, ये जो हमारी ट्यूबलाइट की असेंबली है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इस ईटा टाइम्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्योंकि ये सीरीज़ में है तो करंट सेम होगा। इसका अगर वोल्टेज ड्रॉप वी एल इस ईटा टाइम्स वी आर मीन्स एक्स एल इज ईटा टाइम्स रेजिस्टेंस। सो एक तो हमें ये दिया हुआ है इस असेंबली में। अब हमें दिया है कि इस असेंबली के पैरेलल हमें कैपेसिटर लगाना है। तो ध्यान रखना, ये असेंबली बोलिए, असेंबली मतलब दोनों। तो ऐसा ना कर दें कि हम जो है यहाँ पे कैपेसिटर लगा दें। असेंबली बोलिए मीन्स हमारी असेंबली तो ये है ना, सो इसके अक्रॉस हम कैपेसिटर लगा देते हैं। पर्पज़ क्या है कैपेसिटर लगाने का, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगाएं कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। कि एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, हाउ मच कैपेसिटेंस शुड यू कनेक्ट इन पैरेलल विद द लैम्प असेंबली टू मेक पावर फैक्टर यूनिटी। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है यार, ये क्या पावर फैक्टर यूनिटी कैसे होगा, क्या होगा। तो इसमें दो तीन चीज़ हैं। एक तो पावर फैक्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं, फेज़र डायग्राम कैसे बनाने हैं, और फेज़र डायग्राम्स को ओवरलैप करके फेज़र डायग्राम से ही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। सो दो तीन चीज़ हैं। एक इरोडोव का बहुत अच्छा क्वेश्चन है फेज़र डायग्राम पे, उसे कर लेना, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा उसे कवर कराने की एडवांस से पहले एटलीस्ट। और जस्ट बिकॉज इरोडोव का है तो उसको, उस वीडियो को ओमिट मत करना, क्योंकि वो जो भी मैं इरोडोव का अगर क्वेश्चन लूँगा तो विच आई कंसिडर एज द बेस्ट, मैं वो लूँगा। सो अब आते हैं कंसेप्ट्स पे। पहले कुछ फेज़र वाले कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, फेज़र डायग्राम के कंसेप्ट। फिर पावर फैक्टर पे आते हैं। फिर पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी का मतलब हम कैसे इंटरप्रेट करें और फेज़र डायग्राम कैसे यूज़ करें ऐसे क्वेश्चन में कि पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी, पावर फैक्टर ऑफ ज़ीरो अगर बोल दे तो कैसे करें। सो पहले फेज़र डायग्राम देख लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें याद रखने के लिए मैं ज़रा इसको रब कर देता हूँ। फेज़र डायग्राम का कुछ याद करने का तरीका बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले अपने आप रफ कॉपी में ये डायग्राम इमीडिएटली बनाइए। और इसको देखो बनाने का तरीका, सिर्फ एल बना लीजिए, एल। अब क्योंकि आपने एल बनाया है तो यहाँ पे वी एल लिखिए। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एल बनाया। यहाँ पे आई लिख दीजिए। और वोल्टेज, ये तो इंडक्टर का वोल्टेज है, ये करंट है। रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो सेम फेज़ में होता है, तो यहाँ पे वी आर बना दीजिए। आई वी एल वी आर बन गया। बची हुई जगह आप वी सी लिख दीजिए। ये आपको डायग्राम दिमाग में रखिए। फेज़र डायग्राम बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये दिमाग में होना चाहिए, सो दैट आप गलती ना करें। रिकलेक्ट करके नहीं, इस डायग्राम को बना के देख लीजिए। ये सब बता रहा है। यहाँ पे वोल्टेज इंडक्टर की करंट से 90 डिग्री आगे है, या इंडक्टर का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज सेम फेज़ में है। कैपेसिटर के केस में करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। यहाँ वोल्टेज जो है, करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। तो इस डायग्राम से आपको पता चल जाता है।
बनाने का तरीका सिंपल, पहले एल खींचना है। ये भूल जाओ तो एक और चीज़ याद करने के लिए बता रहा हूँ, रिकलेक्ट करने के लिए। आप ये डायग्राम दिमाग में रखिए। एसी करंट है, ये देखिए यहाँ तो जूम से निकल गया करंट, और यहाँ एसी करंट को आप फंसाइए ना, फंस जाएगा ना, इसमें जाल में फंस जाएगा इंडक्टर के। तो यहाँ तो करंट रह गया पीछे और यहाँ निकल गया आगे। देखो यहाँ करंट पीछे और यहाँ करंट आगे। सो ये भूल गए तो इससे याद कर लो, गुच्छे में यहाँ करंट फंस जाएगा, यहाँ करंट ऐसे निकल जाएगा। सो ये दूसरा तरीका है याद करने का। सो फेज़र डायग्राम का ये बेसिक तो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। मैं इसको अब सिर्फ साफ सा बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, सो दैट एल बनाया, वी एल, यहाँ आई, और यहीं पे वी आर, और ये वी सी। ये बन गया हमारा फेज़र डायग्राम। और हम सब कुछ ऐसे देख रहे हैं, आगे पीछे ऐसे में ऐसे देख रहे हैं इस रेफरेंस में, मतलब ये आगे है, इससे ये आगे है, ये पीछे है इससे, और ये इससे पीछे। सो ऐसे जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसको देखना है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो हमारा इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर है। तो पावर फैक्टर पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैंने पावर फैक्टर को सबसे बाद में लूँगा उस एस्पेक्ट को। पहले फेज़र डायग्राम तो समझें। फेज़र डायग्राम सपोज इसका बनाना पड़े तो कैसे बनाए। ऐसे क्वेश्चन में अगर पैरेलल में है और एक पार्ट में अंदर सीरीज़ है, दूसरा पार्ट में भी, यहाँ भी सीरीज़ हो सकता था, यहाँ भी कुछ हो सकता था, ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये सब नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये है नहीं, हो सकता था। आपको क्या करना है, अगर इसको और इसको दोनों को अलग अलग फेज़र डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए, इसका फेज़र में आई कॉमन है, अगर ये भी होता इसके फेज़र में भी आई कॉमन है, तो इसका जब फेज़र बनाएंगे आई को रेफरेंस रखेंगे, इसका फेज़र बनाएंगे अलग से अगर बनाएंगे तो आई को रेफरेंस रखेंगे। इन दोनों के फेज़र को अगर ओवरलैप करना है, करना ही पड़ेगा ना, फाइनल सोल्यूशन निकाल। इन दोनों के फेज़र को ओवरलैप करने के लिए आपका V दोनों का कॉमन है, सो वोल्टेज के बेसिस पे ओवरलैप करेंगे। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे, सो दैट कॉम्प्लिकेट ना करें। अब देखिए, ये है, यहाँ पे सपोज I1 है, ये I2 है, ये I है। कभी भी ये मत लिख देना I1 प्लस I2, ये कभी मत लिख देना। इट इज़ I इज इक्वल टू वेक्टर I1 प्लस वेक्टर I2। सिमिलरली V1 एंड V2 कभी नहीं लिखना। V इज इक्वल टू वेक्टर V1 प्लस वेक्टर V2। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चाहे पैरेलल में आपको करंट वेक्टर में ऐड करने हैं, सीरीज़ में आपको वोल्टेज वेक्टर में ऐड करनी है। सो ये अब आते हैं कि इसको फेज़र डायग्राम हम कैसे बनाएं। फिर मैं पावर फैक्टर वाले एस्पेक्ट पे आऊँगा और कैसे फेज़र डायग्राम से बिना मैथमेटिकली करे, ज़्यादा मैथमेटिक्स में घुसे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, बट बेसिक कंसेप्ट्स, और मैं स्लोली भी इंटेंशनली करा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट्स आप एब्जॉर्ब करते जाएं। अब आप देखिए, इसमें मैं पहले इसका फेज़र बनाता हूँ, फिर इसका फेज़र बनाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फेज़र बनाना। ये लीजिए आप एक्स वाई एक्सिस, आपका कॉमन क्या है, यहाँ करंट है, हमें पता नहीं क्या एंगल है उसका, एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, एक करंट की लाइन है वेक्टर। ये कभी भी ओमेगा टी मत लिख देना, भले ये दिया है v इज इक्वल टू सपोज V0 साइन ओमेगा टी, एंड वी आर एम एस हो गया V0 अपॉन √2। भले ये ओमेगा टी v है, लेकिन ये v का एंगल है। I में ओमेगा टी मत लिख देना, I का हमें पता ही नहीं, अभी पता चलेगा। पहले तो I का लाइन खींच लीजिए। अब इस पे जाइए, I के साथ ही VR है, तो I जो करंट जा रहा है उसी के साथ VR है। VR इज इक्वल टू I इंटू R, दिस इज़ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ द डायरेक्शन। ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे। I से VL 90 डिग्री आगे है, इससे 90 डिग्री आगे ऐसे लेना है, ये I है, सो ये VL है, विच इज़ मैग्नीट्यूड इज़ IXL। सो दिस इज़ योर रिजल्टेंट V। पता होगा आपको, लेकिन मैं ओवरलैप करने वाला एस्पेक्ट कवर करूँगा, प्लस पावर फैक्टर को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ। ये एंगल अगर हम फाई बोलें,
तो ये पूरा एंगल ओमेगा टी है, ध्यान से देखिए, और आई का जो एंगल है ओमेगा टी माइनस फाई है। एनीवे हम इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा जस्ट बता रहा हूँ। सो हमें दिया है एंगल, ये फेज इसका दिया है, तो ये जब वी निकाल लिया उस पे ओमेगा टी लिखना है, और क्योंकि ये फाई है तो ये ओमेगा टी माइनस फाई होता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता फाई जो है पाई बाय 2 ही होता, पाई बाय 2 पीछे होता। देखिए ना, वोल्टेज से करंट पीछे है, यहाँ पे फाई है क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में फाई आता है, पर पीछे आता है, हमेशा पीछे आएगा। सो इनका कॉम्बिनेशन अगर है तो ये भी याद रखिए, ये एल आर का कॉम्बिनेशन है और ये आर सी का कॉम्बिनेशन है। ये कोई एंगल आएगा, इसमें सपोज फाई 1 आएगा, ये फाई 2 आएगा, इसमें करंट पीछे है, इसमें करंट आगे है। ये वोल्टेज की लाइन है, वोल्टेज ऑफ एल आर कॉम्बिनेशन, वोल्टेज ऑफ आर सी कॉम्बिनेशन। अब आते हैं इस पे वापस। सो हमारा वोल्टेज हो गया। सो करंट का वैल्यू जस्ट निकाल सकते हैं इस वेक्टर डायग्राम से, आप सीधा निकाल लेंगे। इस करंट I1 RMS निकाल लेते हैं, V RMS अपॉन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I इज़ V अपॉन R, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस वोल्टेज इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विच इज़ I इंटू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, V स्क्वायर इज़ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पता है आपको बेसिकली। सो I इज़, और I RMS 1 इज़ V RMS अपॉन XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। ये हमें पता चल गया, I1 पता चल गया, ये डायग्राम पता चल गया, और हमें I1 का वैल्यू भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड। अब आते हैं इस पे, इसके केस में, इसमें जा रहा है I2। हमें पता क्या है यहाँ के लिए कि वोल्टेज जो ये है यही इसकी वोल्टेज है। सो सेम फेज़ में है, पैरेलल में है, जैसे सीरीज़ में ये दोनों सेम फेज़ में है, पैरेलल में ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बिल्कुल बराबर होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो ये वाले वोल्टेज का लाइन हमें पता चल गया, मैं अलग इसलिए बना रहा हूँ, ये वोल्टेज है, ये वही एंगल है जो यहाँ से है, वही एंगल है। अब मुझे पता चल गया वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, करंट ऑफ कैपेसिटर इज़ 90 डिग्री अहेड, 90 अहेड मीन्स इससे 90 अहेड, दिस इज़ I2 वेक्टर, ऐसे बना देता हूँ, दिस इज़ I2 वेक्टर। अब दोनों को ओवरलैप कर लेते हैं, इसको मैं यहीं अगर बना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वोल्टेज है इससे 90 डिग्री है ना ये। अब देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक, ये I2 है और यहाँ पे हमारा I1 है। I1 और I2 के बीच में एंगल क्या है, 90 प्लस फाई, और V और I के बीच में एंगल क्या है हमें पता नहीं, I रिजल्टेंट हमें पता नहीं, बस इतना डायग्राम बनाए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पावर, एवरेज पावर जो होता है, कैसे भी लिख लीजिए, एवरेज पावर है V RMS I RMS इंटू कॉस फाई, किसी भी सर्किट का बोल रहा हूँ। अगर ये सर्किट देख रहा हूँ मैं, ये सर्किट देख रहा हूँ मैं, ये इस सर्किट के लिए जो भी मेरा I और V के बीच में जो एंगल है, ये इसको फाई डैश लिखता हूँ, इस फाई से कंफ्यूज मत करना, दिस इज़ फाई डैश, इस फाई से कंफ्यूज मत करना, ये फाई अलग है और ये फाई डैश अलग है। ये मेरा है एवरेज पावर कंजम्पशन। पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी, मुझे मतलब इसको यूनिटी करने के लिए क्या करना है, ये बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल दिखाता है ना। अगर V और I सेम फेज में होंगे, इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, तब पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी होगा। जैसे यहाँ पावर फैक्टर क्या था, ये फाई था, कॉस फाई था I और V के बीच में। अगर ये दोनों सेम फेज में होते तो एक ही लाइन में होते। सो दिस इज़ नथिंग बट इंडिकेटर ऑफ द एंगल बिटवीन V एंड I। तो हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर ऑफ एवरेज पावर में ये रूट मीन स्क्वायर लिखते हैं, हमेशा याद रखना, और पावर फैक्टर हमें यूनिटी करना है। बेसिकली हमें V और I को सेम डायरेक्शन में लाना है। वो हम कैसे समझें, ध्यान से देखिए, ये V है, ये एक I1 है, एक I2 है। एक तो तरीका होगा यार रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर उसका जो एंगल आएगा उस एंगल को जीरो करें, तो वो तो बहुत ही टाइम वेस्ट है। ध्यान से देखिए, इसमें ज़रा सा लिटरल थिंकिंग कीजिए।
इसका कंपोनेंट इसके अलोंग तो ज़ीरो है ना, ये तो परपेंडिकुलर है। इसका कंपोनेंट इसके अलोंग भी है और इसके परपेंडिकुलर भी है। जो इसके परपेंडिकुलर है वो है I1 sin phi, और जो इसके अलोंग है वो है I1 cos phi, जो इसके अलोंग है। इस वेक्टर को हमने दो पार्ट में कर लिया, इधर ले आए। हम 90 डिग्री में हमेशा डिवाइड कर सकते हैं ना, मैंने कंपोनेंट वाला एक लेक्चर लिया था मैकेनिक्स में, सब जगह होता है। इस वेक्टर को आप भूल जाइए, कुछ मैं इधर ले आया, कुछ इधर ले आया, वैल्यू सेम रही, एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। मुझे चाहिए कि I सिर्फ इसके अलोंग रहे। अगर ये परपेंडिकुलर दोनों कैंसिल आउट हो जाएं, इक्वल एंड अपोजिट, तो यही तो बचेगा, जो बचेगा वो उसके अलोंग है। पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। अगर मैं किसी तरह से इन दोनों को बराबर कर दूं, मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएं, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर मैंने निकाला है। I2 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ कैपेसिटर है ना। V, ये सब RMS लिख रहा हूँ, RMS अपॉन XC। और I1 का वैल्यू कितना आया था, VRMS अपॉन XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन I1 साइन फाई लेना है मुझे, तो साइन फाई से मल्टीप्लाई करें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन फाई? साइन फाई इज़ XL अपॉन XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। XL अपॉन अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। VRMS अपॉन XC इज इक्वल टू VRMS XL अपॉन XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गया हमारा। XL हटा लीजिए, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, XL स्क्वायर ऐसा करिए, XL ऐसे ही लिखिए। हमारा ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमें निकालना है VRMS कैंसिल, बस अब तो सॉल्व करना है। आई होप रिज़ल्ट करेक्ट आना चाहिए। हमें दिया हुआ है XL इज़ ईटा टाइम्स R और R इज़ XL अपॉन ईटा। XL स्क्वायर अपॉन ईटा स्क्वायर। It becomes omega C is equal to omega L upon omega square L square, कॉमन ले लीजिए, and this is eta square upon eta square plus 1. I hope calculation is okay. This omega gone. नीचे जो है L का एक वैल्यू यहाँ से यहाँ gone. C is equal to eta square upon omega square L eta square plus 1. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। What is the value of C? Eta square upon omega square L into eta square plus 1. More or less I think आंसर तो करेक्ट है। हाँ, चेक कर लीजिए आप भी, आंसर करेक्ट होना चाहिए। मेथड है फेजर डायग्राम से किस तरह से हम थोड़ा सा लेटरल थिंकिंग करके कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। हर जगह शायद पॉसिबल नहीं होगा।